गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, चलो आप जो आ गए हैं ठीक है, मैं इनके साथ ही पढ़ाना कंटिन्यू कर रही हूँ। बेटा आज की क्लास में मैं आपको इस बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, पाइथन कनेक्टिविटी विद एसक्यूएल। बेटा आप लोगों को मैंने फाइल हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा परमानेंटली फाइल में स्टोर हो सके तो उसके लिए हमें फाइल यूज करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि फाइल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि एक फाइल को एक ही यूजर एक टाइम में यूज कर सकता है, मल्टीपल यूजर सेम फाइल को एट द सेम टाइम यूज नहीं कर सकते। ये बात बताई थी मैंने। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। हाँ, तो उससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है होता है फाइल हैंडलिंग का कि उसे शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के टाइम में बेटा हम ये चाहते हैं कि एट द सेम टाइम एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सके, तो उसके लिए तो फाइल यूज नहीं हो पाएंगी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटाबेस यूज करते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हम पाइथन के प्रोग्राम की हेल्प से डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। यानी डेटाबेस के साथ और पाइथन के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट किया जाए, एक इंटरफेस क्रिएट किया जाए, जिसकी हेल्प से हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर डेटा को यूज भी कर सके, एक्सेस भी कर सके और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सके। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अच्छा बेटा, यस मैम। अब बात आती है कि ये कनेक्टिविटी हम करते कैसे हैं। बेटा डेटाबेस के साथ पाइथन प्रोग्राम की कनेक्टिविटी के ये 7 स्टेप्स हैं जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं। बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। हेलो, प्रणाम प्रणाम। हम तो क्लास में हूं जी। हाँ प्लीज एक बार उनसे चेक कराओ, ठीक है? चलिए बाय। हाँ बेटा, हमारे पाइथन के प्रोग्राम के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के ये 7 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको पाइथन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको पाइथन के प्रोग्राम में import the package required for the database programming, यानी डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, पैकेज की रिक्वायरमेंट है, उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप कनेक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो मेन स्टेप आती है, थर्ड स्टेप, जिसमें हम पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से। थर्ड स्टेप में हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। एक बार जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेटाबेस है उसमें क्वेरी रन करने के लिए हमें एक कर्सर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा आपको मालूम है ना कि डेटाबेस में हम एसक्यूएल क्वेरी रन करते हैं। हमें यहाँ पर पाइथन के थ्रू डेटाबेस में क्वेरी भेजनी है तो वो हम किसके हेल्प से भेजते हैं? कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजते हैं। एक बार जब कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हम क्वेरी रन कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूट अ क्वेरी। ठीक है? 6th स्टेप में
जब आप डेटाबेस के ऊपर कोई क्वेरी रन करते हो तो आपको रिजल्ट में कुछ वैल्यूज मिलती हैं और वो वैल्यू यहाँ पे किस में स्टोर होती है? रिजल्ट सेट में। लाइक मैंने कह दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल का जो सारा डेटा रीड होके आया है पाइथन में वो किसके पास स्टोर होगा? रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा और उस डेटा को फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसे एसेस करेंगे। जब हमें डेटाबेस के अंदर जो भी काम करना है वो सारा काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें क्लीन अप द एनवायरनमेंट करना होता है। दैट मींस जो डेटाबेस और पाइथन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना किया था उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना होता है। सातों स्टेप ध्यान से सुनना, फिर वन बाय वन हम इन स्टेप को दोबारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाइथन को ओपन करो, फिर डेटाबेस से रिलेटेड मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसकी हेल्प से पाइथन के प्रोग्राम में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो सके। एक बार जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है कनेक्शन के लिए, ताकि डेटाबेस में हम क्वेरी रन कर सके। एक बार जब कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसकी हेल्प से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 6 स्टेप में जो आपकी क्वेरी का रिजल्ट आता है वो किस में स्टोर होता है? रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन को एसेस करने को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो हम कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इन स्टेप को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, पाइथन को ओपन करना आप सभी को आता है। बेटा यहाँ पर आपका डेटाबेस से रिलेटेड जो पैकेज है वो है mysql.connector। यानी याद रखना, जब भी आपको अपने प्रोग्राम में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको mysql.connector इंपोर्ट करना ही करना होगा। ठीक है, इसे हम दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट mysql.connector, इंपोर्ट mysql.connector एज एसक्यूएलटर। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है ना? यस मैम। हाँ जी। अब यहाँ पर एज एसक्यूएलटर से क्या मतलब है? जो मैंने सेकंड मेथड बताया है इंपोर्ट mysql.connector एज एसक्यूएलटर का मतलब है मैंने mysql.connector के लिए एक अल्टरनेट नेम क्रिएट कर दिया है, एसक्यूएलटर। यहाँ पे मैं एसक्यूएलटर की बजाय इसे मैं चाहूं तो इला नाम भी दे सकती हूँ, 12th D भी दे सकती हूँ, 12th C भी दे सकती हूँ। बट उस नाम का बेनिफिट क्या होगा कि रिमेनिंग प्रोग्राम में जहां जहां मुझे mysql.connector लिखने की रिक्वायरमेंट होगी तो इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय जो एज में मैंने ऑल्टरनेट नेम दिया है मैं उस नेम को टाइप कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो अब आ जाती है थर्ड स्टेप। भाई हमने पैकेज तो इंपोर्ट कर लिया है, अब थर्ड स्टेप में हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए आपका सिंटेक्स क्या होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू माई कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिखा है ना, इसे हम क्या लिख सकते थे? mysql.sqlter.connect। और अगर मैंने mysql.connector को नाम दिया होता इला तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी ila.connect। यानी जो भी अल्टरनेट नेम आपने दिया होगा वो डॉट कनेक्ट दे सकते हो या फिर सीधा सीधा mysql.connector.connect। ठीक है, अब ये जो कनेक्ट फंक्शन है इसको बेटा आपके 4 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 4। सबसे पहला होस्ट यानी सर्वर, सेकेंडली यूजर कि कौन इसे यूज करेगा, थर्ड पासवर्ड। आपको मालूम है ना कि जब आप MySQL ओपन करते थे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता था, तो सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। लास्ट डेटाबेस का नाम कि आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब देखिए डेटाबेस का जो नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन है यहाँ पे, जानते हो क्यों? क्योंकि डेटाबेस का जो नाम है यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम मेंशन नहीं करोगे तो ये पूरे के पूरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटाबेसेस स्टोर हैं उन सबको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं कि प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ वही वाला डेटाबेस एक्सेस करें, कोई और एक्सेस ना करें, तो उसके लिए यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम
दे सकते हैं। यानी कनेक्ट फंक्शन को हमें 4 आर्गुमेंट देने होते हैं। सबसे पहले होस्ट, नंबर 2 यूजर, नंबर 3 पासवर्ड और नंबर 4 डेटाबेस। ठीक है, अब देखो इसका वो तो सिंटैक्स दिया था। 1 मिनट वेट करना बेटा। मैडम नमस्ते। वो तो नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब उस सिंटेक्स के थ्रू जो हमने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी है, जहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, दिस इज द प्रॉपर स्टेटमेंट। mycon इज इक्वल टू एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। बेटा यहाँ पे मैंने एसक्यूएल क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने माई डॉट कनेक्टर को अल्टरनेट नेम क्या दिया था? एसक्यूएल। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ mycon इज इक्वल टू एसक्यूएल डॉट कनेक्ट। होस्ट का नाम दिया लोकल होस्ट, यूजर का नाम दिया रूट और पासवर्ड दिया माई पास और डेटाबेस का नाम दिया टेस्ट। अब इस सिचुएशन में हम अपने प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे? टेस्ट। मेरे MySQL के अंदर और जो भी डेटाबेस स्टोर होंगे उसे हम अपने पाइथन प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने डेटाबेस इज इक्वल टू टेस्ट ना लिखा होता तो मेरे MySQL में मैंने जितने भी डेटाबेस क्रिएट किए होते मैं उन सबको एक्सेस कर पाती। इज इट क्लियर? यस मैडम। मैम हम ये होस्ट और यूजर कहाँ से निकालेंगे कि कौन सा नेम देना है हमें? देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट जो होस्ट होता है वो लोकल होस्ट ही होता है आपका। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सर्वर है वो स्पेसिफिक है तो उसके लिए आप सर्वर को नाम देते हैं, तो यहाँ पर आप उसका आईपी एड्रेस लिखोगे। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सर्वर नहीं है तो आप लोकल होस्ट ही लिखोगे। ओके मैम। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ना बेटा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। इससे रिलेटेड आपका कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क्स का। और वो सारे मैं अभी आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया मुझे इसमें आपको देना पड़ेगा कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब बेटा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करेगी और उसे किसके साथ लिंक कर देगी? mycon के साथ। जरूरी नहीं है कि आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट को नाम mycon ही दो, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, बट इसके ऊपर आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। यानी मैं mycon के बजाय अगर ए भी लिखती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अब एक बार जब आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि वाकई में कनेक्शन बना है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपका फंक्शन यूज होता है इज कनेक्टेड। कौन सा फंक्शन यूज होता है? इज कनेक्टेड। और इज कनेक्टेड फंक्शन किसके साथ यूज होता है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ। अगर मैंने अपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम mycon दिया है तो mycon, ए दिया है तो ए, एक्स दिया है तो एक्स, जो भी मैंने मेरे कनेक्शन का नाम दिया होगा उसके साथ हम इज कनेक्टेड फंक्शन यूज करेंगे। तो अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है दैट मींस कनेक्शन क्रिएट हो गया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मींस आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाया। इज कनेक्टेड फंक्शन क्या करता है बेटा? ये सिर्फ चेक करता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बेटा जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? कर्सर ऑब्जेक्ट की। क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से डेटाबेस में क्वेरी रन कर पाएंगे। ठीक है। तो अब कर्सर ऑब्जेक्ट कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का आपका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कर्सर। जरूरी नहीं कि मैं कर्सर ऑब्जेक्ट को नाम कर्सर ही दूं, इसे मैं सी नेम भी दे सकती हूँ, इसे मैं एम नेम भी दे सकती हूँ। बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पर जो मैंने कर्सर लिखा है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, इट कुड बी एनी आइडेंटिफायर नेम। ठीक है। और मेरे कनेक्शन का नाम मैंने क्या दिया था? mycon।
तो अगर मैं लिखती हूँ कर्सर इज इक्वल टू माइकॉन डॉट कर्सर, तो अब मेरे डेटाबेस के लिए एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उस कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कर्सर। आप चाहे तो इस कर्सर नाम के बजाय कोई और नेम यूज कर सकते हैं। अब आपका जब कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दैट मीन्स अब मैं अपने प्रोग्राम की हेल्प से डेटाबेस में क्वेरी रन कर सकती हूं। अब उसका सिंटेक्स क्या होगा क्वेरी रन करने का? आपका जो भी कर्सर ऑब्जेक्ट है डॉट एग्जीक्यूट, और यहां पे देखो आपको लिखा है एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग, यानी आपको जो एसक्यूएल की क्वेरी भेजनी है वो किस में भेजनी है? वो डबल कोड या सिंगल कोड में भेजनी है, यानी यहां से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको अपनी एसक्यूएल क्वेरी भेजनी होगी। अब जैसे आपने यहां पे लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, डेटा यहां पे क्या है? आपकी टेबल है। अब आपने जैसे ही कहा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये क्या करेगा? आपका जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है उसके साथ जो डेटाबेस का नाम मेंशन है, देखेगा उसमें डेटा नाम की टेबल है या नहीं। और अगर डेटा नाम की टेबल मिल जाती है तो ये क्या का पूरा में स्टोर कर देगा। किसमें स्टोर कर देगा? रिजल्ट सेट में। देखो रिजल्ट सेट की यहाँ पे डिफाइन भी दी हुई है। The result set refer to a logical set of records that are fetched from the database by executing SQL query and made available to the application program. यानी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आपके प्रोग्राम में आ गई है, और अब हम रिजल्ट सेट में से इंफॉर्मेशन को वन बाय वन भी एसेस कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ भी एसेस कर सकते हैं। रिजल्ट सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वहां तक क्लियर है? यस मैम। जब एक बार कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो हम कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने एसक्यूएल में कोई भी क्वेरी रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अब क्वेरी को रन करने के लिए कर्सर के साथ कौन सा फंक्शन यूज होता है? एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट फंक्शन के साथ विद इन ब्रैकेट आप क्वेरी देते हैं किसके अंदर? कोड्स के अंदर, यानी जो क्वेरी जाएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाएगी। बेटा एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रही है। हाँ बेटा, तो जब आप सेलेक्ट क्वेरी रन करते हो तो आपको मालूम है कि सेलेक्ट क्वेरी आपका क्या करती है? टेबल से डेटा को रिजल्ट में लेके आते हैं और स्क्रीन पे शो करती है। एसक्यूएल में तो यही करती है ना, लेकिन यहां पर वो डायरेक्टली स्क्रीन में शो नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी? आपके पाइथन प्रोग्राम में रिजल्ट सेट नाम का एक बफर होता है, जो भी डेटा रीड करके लाती है ये क्या करेगी? उस रिजल्ट सेट में स्टोर कर देगी। ठीक है, यानी डेटाबेस से डेटा आपके प्रोग्राम में आ गया। ठीक है, अब वहां से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, अब बेटा रिजल्ट सेट में जो इंफॉर्मेशन आ गई है उसे एक्सेस करने के लिए हमारे 3 फंक्शन यूज होते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे है कि हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले कर्सर डॉट फेच ऑल, बेटा ये क्या करेगा? आपके रिजल्ट सेट में जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा एक साथ रीड करके स्टोर कर देगा। किसमें? जो भी वेरिएबल का नाम दिया है।
ठीक है। अब सपोज करो आपने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट टेबल में 40 रिकॉर्ड थे, ठीक है। वो 40 के 40 रिकॉर्ड किस में चले गए थे? रिजल्ट सेट में। अब जैसे ही आपने कहा कर्सर डॉट फेच ऑल, तो वो 40 के 40 रिकॉर्ड उठ के किसके अंदर आ जाएंगे? अब आपके डेटा के अंदर। इक्वल टू के लेफ्ट में आपका क्या गिवन है? डेटा गिवन है ना, यानी इक्वल टू के लेफ्ट में आप जो भी वेरिएबल का नाम दोगे उसके अंदर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा डेटा। और कौन से डेटा टाइप में आएगा? टपल की फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा? टपल की फॉर्म में आएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। और वो टपल कैसी होगी? नेस्टेड टपल होगी, जिसके अंदर हर टपल जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। ठीक है। यस मैम। फेच वन, बेटा जो फेच वन फंक्शन है वो एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रीड करके स्टोर करेगा, किसमें? डेटा में। कहां से? रिजल्ट सेट से। अब जैसे 40 रिकॉर्ड आए हैं, मैं उन 40 रिकॉर्ड को 1 बाय 1 एसेस करना चाहती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम कहूंगी कर्सर डॉट फेच वन, तो पहले स्टूडेंट की डिटेल उठ के जाएगी डेटा में। फिर मैं दोबारा कहूंगी कर्सर डॉट फेच वन, तो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल जाएगी। यानी ये एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रीड करके रिटर्न करता है, किसमें से? रिजल्ट सेट में से। इज इट क्लियर? यस मैम। फेच मैनी, यानी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैंने 40 रिकॉर्ड रीड किए थे, मैं 5-5 करके रिकॉर्ड्स को एसेस करना चाहती हूँ, तो फेच मैनी फंक्शन के साथ विद इन ब्रैकेट आपको एक नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो ये बताता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू रीड। और अगर आपके रिजल्ट सेट में भाई आपने सारे रिकॉर्ड रीड कर लिए नहीं है, तो ये अल्टीमेटली लास्ट में क्या रिटर्न करता है आपको? एम्प्टी टपल। यानी अगर आपको रिजल्ट सेट से एम्प्टी टपल मिलती है यूजिंग फेच मैनी, तो समझ जाइए कि आपके रिजल्ट सेट में कोई डेटा नहीं बचा है। ठीक है। और जब आप फेच वन करते करते रिजल्ट सेट की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हो, तो लास्ट में क्या मिलता है आपको? नन मिलता है। क्या मिलता है? नन। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कर्सर डॉट रो काउंट, बेटा जो ये रो काउंट फंक्शन है ये बताता है कि रिजल्ट सेट में अब तक आप कितनी रोज को एसेस कर चुके हो। टिल नाउ अब तक आप रिजल्ट सेट से कितने रिकॉर्ड्स को रीड कर चुके हो। ठीक है। चलो, ये 4 फंक्शन है जिन्हें हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका काम बताया था। सपोज करो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। हमने सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंपोर्ट किया। सबसे पहले तो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएलटर। ठीक है, आपने डेटाबेस से रिलेटेड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब सेकंड हमारा स्टेप क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, वो हमने किया। mycon इज इक्वल टू एसक्यूएलटर डॉट कनेक्ट। यहाँ पे एसक्यूएलटर क्यों लिखा? क्योंकि मैंने MySQL डॉट कनेक्टर के लिए ऑल्टरनेट नेम दिया था एसक्यूएलटर। ठीक है। एसक्यूएलटर डॉट कनेक्ट, होस्ट का नाम दिया, यूजर का नाम दिया, पासवर्ड दिया, डेटाबेस दिया। ये स्टेटमेंट आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करके किसके साथ लिंक करेगी? mycon के साथ। बट अब मुझे चेक करना है कि वाकई में कनेक्शन बना या नहीं। ये चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है? इज कनेक्टेड। हमने कहा कि if mycon is connected equal to false, अगर ये false है that means कनेक्शन नहीं बना। लेकिन अगर ये कंडीशन false है यानी कनेक्शन बन गया। अगर कनेक्शन बन चुका है तो एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कर्सर को। इसीलिए इफ से बाहर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कर्सर इज इक्वल टू mycon डॉट कर्सर। ठीक है। जब एक बार कर्सर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट फंक्शन की हेल्प से एसक्यूएल क्वेरी को रन कर सकते हैं। आपने कहा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये आपकी स्टूडेंट टेबल से डेटा को रीड करके ले आया और किसके अंदर स्टोर कर दिया है? रिजल्ट सेट के अंदर। अब उस रिजल्ट सेट से हम इंफॉर्मेशन को एसेस करेंगे
सबसे पहले कौन से फंक्शन की हेल्प से? फेच ऑल की हेल्प से। मैम जो फेच ऑल और फेच ऑन फंक्शंस हैं, हाँ इनको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एग्जीक्यूट की कमांड देनी होगी। हाँ, बिना एग्जीक्यूट के तो आपके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन आएगी, डेटाबेस से रिजल्ट सेट में इंफॉर्मेशन आएगी ही नहीं ना। रिजल्ट सेट में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद ही तो तुम उसे एसेस कर पाओगी। ओके मैम। अब देखो, जैसे यहां पे मैंने कहा पहले वो एसक्यूएल कर्सर डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट सारी सब में सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल, यानी रिजल्ट सेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाए? डेटा के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा काउंट कर्सर डॉट रो काउंट, यानी अब तक आप रिजल्ट सेट से कितनी इंफॉर्मेशन एसेस कर चुके हो। तो एक बार देखो सबसे पहले कि मेरी टेबल में रिकॉर्ड कितने हैं, गिनो जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिकॉर्ड है। मैंने स्टार कहा था तो ये सातों के सातों रिकॉर्ड रीड होके आ गए थे किसके अंदर? रिजल्ट सेट के अंदर। अब जब मैंने फेच ऑल कहा है तो यानी ये सातों रिकॉर्ड उठ के किसके अंदर चले गए? डेटा के अंदर। यानी मैं रिजल्ट सेट से कितने रिकॉर्ड एसेस कर चुकी हूँ? 7 रिकॉर्ड। यस मैम। तो जब मैं कहूंगी काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, तो काउंट के अंदर क्या जाएगा? 7। यस मैम। ठीक है। अब आपने कहा, तो आप जब कहोगे प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव इन रिजल्ट सेट, तो ये क्या प्रिंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड इन रिजल्ट सेट कॉलन 7, ठीक है। अब आपने कहा फॉर रो इन डेटा, डेटा आपका नेस्टेड टपल की फॉर्म में है ना, जिसमें हर टप्पल जो है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आप 1 बाय 1 रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो। तो फाइनली स्क्रीन पर आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। चीटू लिख जा। देखो टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड इन रिजल्ट सेट 7, और देखो हर रिकॉर्ड आपका कौन से फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है? टप्पल की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? यस मैम। क्लियर है फेच ऑल? यस मैम। अब आ जाओ, अब आओ बेटा फेच मैनी पे। मैंने क्या कहा था भाई, आपका कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वाली स्टेटमेंट तक तो आपका सब में सेम रहेगा ही रहेगा। यानी सबसे पहले इंपोर्ट करोगे, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फिर चेक करोगे कि कनेक्शन बना या नहीं, यूजिंग इज कनेक्टेड, और फिर आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ आएगा आपका एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एग्जीक्यूट के बाद अगर मेरे को सारे रिकॉर्ड नहीं बट मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ एसेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी, और विद इन ब्रैकेट 4 दिया है, यानी हम एक बार में कितने रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे? 4 रिकॉर्ड को, ठीक है। तो अब जब मैं कहूंगी कर्सर डॉट रो काउंट, तो बेटा हमने कितने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए हैं रिजल्ट सेट में अब तक? 4, यानी काउंट में 4 जाएगा। और जब आप अब कहेंगे फॉर रो इन डेटा, बेटा डेटा में आपके कितने रिकॉर्ड गए हैं? 4 रिकॉर्ड गए हैं, यानी ये 4 वाला लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। यानी आपके सिर्फ कितने रिकॉर्ड प्रिंट होंगे? 4 रिकॉर्ड, और वो भी कौन से? फर्स्ट 4। देखो टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव्ड फ्रॉम रिजल्ट सेट 4, और आपको स्टार्टिंग के 4 रिकॉर्ड यहाँ पर रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आ जाते हैं फेच 1 पे। फेच 1 क्या करेगा? रिजल्ट सेट में से एक बार में एक ही रिकॉर्ड को एसेस करेगा। यानी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के बाद अगर मैंने कहा है डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, तो ये सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड को फेच करेगा? सबसे पहला रिकॉर्ड, यानी रूहानी वाला रिकॉर्ड फेच करेगा, ठीक है।
और उसके बाद जब मैं कहूंगी काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, तो काउंट के अंदर क्या जाएगा? 1, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एक्सेस किया है। ठीक है, प्रिंट डेटा करूंगी तो वही रिकॉर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक और रिकॉर्ड फेच करेंगे, तो डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1 कहेंगे, तो अब क्या होगा? दूसरा रिकॉर्ड रीड होगा और वो किस में चला जाएगा? डेटा में। और अब जब मैं रो काउंट कहूंगी तो अब हम कितने रिकॉर्ड एक्सेस कर चुके हैं? 2। तो यहाँ पर काउंट में आपका क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। देखो, सबसे पहले काउंट में 1 गया था, टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव्ड इन रिजल्ट सेट इज 1। और जो हमने पहला रिकॉर्ड रीड किया था रूहानी वाला, वो प्रिंट हो गया। फिर हमने जब दोबारा फेच किया तो 2 रिकॉर्ड एक्सेस कर चुके थे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और आपका सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर इस वाली कोडिंग को देखो और इसका कोई आउटपुट मुझे बताएगा कि क्या होना चाहिए इस कोडिंग का आउटपुट? ये पूरी कोडिंग जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसका आउटपुट जरा आप लोग ट्राई करो, क्या होना चाहिए? जो बुक में आपकी टेबल गिवन थी, उस बुक में आपकी 7 कितनी रोज हैं? 7 रोज हैं, ये बात ध्यान में रखना। कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तू कर ले कोशिश पहले, इनको तो रहने दे। 1 to 5 और आगे की स्टेटमेंट्स। 1 to 5 एंड आगे की स्टेटमेंट्स। कोई और भी ट्राई कर रहा है? यस मैम। क्या तेरा क्या आंसर है बेटी? मैम 1 to 5 ही है। 1 to 5 ही है। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कहने से रिजल्ट सेट में आपकी 7 रो चली गई। ठीक है, अब जब आपने कहा डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, यानी उस रिजल्ट सेट में से मैंने एक रो को फेच कर लिया, तो अब जब मैं रो काउंट कहूंगी तो हम बताएंगे कि हमने कितनी रोज को फेच किया है? ओनली 1। ठीक है, फिर आपने कहा डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1 अगेन, तो अब हम रिजल्ट सेट से कितने रिकॉर्ड एक्सेस कर चुके हैं? 2। तो अब जब मैं कहूंगी काउंट, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा। अब डेटा इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच मैनी, यानी 2 रिकॉर्ड से आगे के जो 3 रिकॉर्ड थे हमने वो रीड किए, तो अब टोटल कितने रिकॉर्ड रीड हो गए? 5। तो जब आप कहेंगे काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, तो काउंट के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? 5 जाएगी। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पर ये आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बेटा लास्ट स्टेप आते हैं कि जब मेरा सारा का सारा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद मुझे कनेक्शन को टर्मिनेट करना होता है। तो कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है? क्लोज फंक्शन। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अगर मैं अपने कनेक्शन का नाम, मैंने माइकॉन लिखा है, तो मैं लिखूंगी माइकॉन डॉट क्लोज। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो, ये उसी के एग्जांपल्स है। अब आ जाते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरीज पे। देखो बेटा, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज से क्या मतलब है? अब यहाँ पर तो सीधा सीधा आपने लिखा था, पिछली जो हमने डिस्कस किया एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी वी आर असेसिंग ऑल द रोज। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। ठीक है, अगर हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं और कंडीशन के अंदर जो वैल्यूज है वो हम यूजर से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। क्या कहते हैं? पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। जैसे यहां पर आपने लिखा INP, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर क्या वैल्यू दी? 70। और आप कह रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन INP, यानी आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिटेल को एक्सेस करना चाहते हो जिनके मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है। तो अगर इस तरह की क्वेरी मुझे देनी हो
पाइथन के थ्रू, ये तो हम सीधा सीधा एसक्यूएल में लिखते हैं ना ऐसे, अगर पाइथन के थ्रू हमें इस तरह की क्वेरी रन करनी हो तो हम कैसे करते हैं? देखो यहां तक तो कर्सर ऑब्जेक्ट तक तो सेम रहेगा। उसके बाद बेटा आपका जो पैरामीटराइज क्वेरी फॉर्मेट करने का तरीका होता है, इसके लिए हमारे दो मेथड यूज होते हैं, एक ओल्ड स्टाइल और एक न्यू स्टाइल। ओल्ड स्टाइल में क्या होता है कि हम परसेंटेज की हेल्प से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, वेयर f is a template string and we specify the value or values to be formed using that template। जरा ध्यान से देखना, आपने कहा select star from student where marks greater than percentage s। यहाँ पे परसेंटेज के साथ जो s आ गया है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इसकी वैल्यू कहां से उठाएंगे, v से उठाएंगे। और वो कैसे उठाएंगे? देखो यहाँ पे क्वेरी दिख रही है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज एस, उसके बाहर परसेंटेज 70, यानी परसेंटेज एस किससे रिप्लेस हो जाएगा? 70 से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपकी क्वेरी क्या बन जाएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70। इज इट क्लियर? तो परसेंटेज एस क्या होता है? प्लेस होल्डर, और वी क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. देखो पहले इन्होंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एसक्यूएल क्वेरी को स्टोर कर लिया, किसमें? एसटी में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज एस, और उसके बाद परसेंटेज 70 बाहर टपल के फॉर्मेट में दिया, ठीक है। अब जब आप कहोगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसटी, तो ये क्वेरी आपके एसक्यूएल में जाएगी और वहां पर एग्जीक्यूट होगी, और रिजल्ट सेट में वो रिकॉर्ड आ जाएंगे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है। इज इट क्लियर? अब जब आप फॉर रो इन डेटा कहोगे तो वो 1 बाय 1 आपके हर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के डिटेल्स को जिनके मार्क्स क्या होंगे? 70 से ज्यादा होंगे। ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज भेजनी हो, यहां पर तो हमने एक ही वैल्यू भेजी ना, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू भेजनी होगी तो हम क्या करेंगे? जहां जहां हमें वैल्यू पुट करनी है वहां वहां परसेंटेज एस लिख देंगे, और टपल के अंदर जो हम वैल्यू देंगे, पहली वैल्यू पहले एस के लिए, दूसरी वैल्यू दूसरे एस के लिए, और ऐसे ही तीसरी वैल्यू तीसरे एस के लिए होगी। एग्जाम्पल दिख रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन परसेंटेज एस एंड सेक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज एस। यहाँ पे जो परसेंटेज एस है ये किसके अंदर आया है बेटा? आपका सिंगल कोड के अंदर। ये इंडिकेट करने के लिए कि जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्मेट की होगी? स्ट्रिंग फॉर्मेट की। अगर परसेंटेज एस सीधा सीधा लिखा है तो समझ जाओ ये किस टाइप की वैल्यू आएगी? नंबर टाइप की। और अगर परसेंटेज एस सिंगल कोड में है तो समझ जाओ ये किस टाइप की वैल्यू होगी? स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, यानी हमने सिलेक्ट क्वेरी में दो परसेंटेज एस लिखे हैं, एक विद इन सिंगल कोड और एक विदाउट सिंगल कोड। तो विदाउट सिंगल कोड की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 70, और विद इन सिंगल कोड की वैल्यू क्या मानी जाएगी? बी। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड भी होता है बेटा। इसके ऑल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम प्लेस वैल्यू बता देते हैं और फिर हम दे देते हैं उनकी वैल्यूज। और प्लेस वैल्यू हम किसके अंदर इंडिकेट करते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जरा मैं भी एग्जांपल दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, जैसे आपने कहा वी हैव कर्ली ब्रेसेस 0, हेक्टर्स प्लांटेड इन कर्ली ब्रेसेस 1, डॉट फॉर्मेट। तो अब जो टपल में दिया है, आपने जो प्लेस वैल्यू 0 दी है, यानी ये कहां से वैल्यू उठाएगा? 49। और 1 दिया है यानी वो क्या उठाएगा? ओकरा। अगर मैंने लिखा होता वी हैव कर्ली ब्रेसेस में 1, हेक्टर्स प्लांटेड टू कर्ली ब्रेसेस में 0, तो ये क्या करता? ये प्रिंट करता फिर तुम्हारा वी हैव ओकरा हेक्टर्स प्लांटेड टू 49।
यानी आप सीधा प्लेस वैल्यू मेंशन कर देते हो और टपल से फिर वहां की प्लेस वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी उस पोजीशन की वैल्यू से। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, अगर मैं प्लेस वैल्यू मेंशन, क्या बेटा? एक बार दोबारा। देख बच्चे, मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, अभी तक जो हमने परसेंटेज एस में देखा था उसमें तो हमने सीक्वेंस वाइज दिया था कि पहली वैल्यू टपल की पहली वैल्यू उठाएगी, सेकंड परसेंटेज एस टपल की दूसरी वैल्यू उठाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी पोजीशन पे किसी भी वैल्यू को पुट कर सके तो उसके लिए हम फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं। और फॉर्मेट फंक्शन में हम क्या करते हैं, जहां पर हमें वैल्यू यूज करनी होती है हम उसका इंडेक्स कर्ली ब्रेसेस में दे देते हैं, तो बाद में जब वो एग्जीक्यूट होती है तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा वी हैव कर्ली ब्रेसेस में 0 हेक्टर्स प्लांटेड टू कर्ली ब्रेसेस में 1, तो आपने डॉट फॉर्मेट में जो टपल दी है, जहां पे 0 दिया है वहां पे टपल की 0 पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे 1 दिया है वहां पर 1 वैल्यू आ जाएगी। यानी ये क्या बन जाएगी, वी हैव 49 हेक्टर्स प्लांटेड टू ओकरा। मैंने कहा था कि अगर ये प्लेस होल्डर की वैल्यू में रिप्लेस कर देती, मैं वी हैव कर्ली ब्रेसेस में 1 लिख देती, हेक्टर्स प्लांटेड टू 0 लिख देती, तो ये क्या इक्वेशन प्रिंट करता, ये प्रिंट करता वी हैव ओकरा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ओकरा। हेक्टर्स प्लांटेड टू 0 पोजीशन पे क्या है, 49, वो ऐसे प्रिंट करता है ना। अब अगर मैं कोई पोजीशन नहीं देती हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो वो सीधा आपका परसेंटेज एस वाला ही फॉर्मेट उठाएगा कि पहला कर्ली ब्रेसेस पहली वैल्यू लेगा, दूसरा कर्ली ब्रेसेस दूसरी वैल्यू लेगा। ठीक है, तो आप इसमें बचे हुए प्रोग्राम को आप रीड करके देखेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज और ध्यान में रखो यहाँ पे कि जब हम सिलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिलेक्ट क्वेरी से हम डेटाबेस के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते, जानते हो ना। लेकिन अगर मैं डेटाबेस में कोई भी चेंज कराती हूँ अपने पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से तो मुझे उन चेंजेस को सेव करना होता है विद द हेल्प ऑफ कमिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन की हेल्प से, कमिट फंक्शन की हेल्प से। अब मुझे बताओ कौन कौन सी क्वेरी ऐसी होती है जो डेटाबेस में चेंजेस करती हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, डेटा चेंज। Update. अपडेट की हेल्प से हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं। डिलीट की हेल्प से हम टेबल में से डेटा को हटाते हैं। यानी ये 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो कि डेटा में चेंजेस करती हैं। तो जब भी आपकी ये स्टेटमेंट चेंजेस करती हैं तो बेटा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कमिट फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने इंसर्ट क्वेरी का एग्जांपल दिखा रहे हैं कि आपने कहा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट की, आपको मालूम में हम एसक्यूएल क्वेरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तभी डेटाबेस के पास भेजते हैं। आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब साथ में ब्रैकेट में आपने मेंशन किया है कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम के लिए है, पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स, फिर ग्रेड, फिर सेक्शन। अब वैल्यूज में पैरामीटराइज है ना, तो आपका पहला कर्ली ब्रेसेस उठाएगा 108, दूसरा उठाएगा एका, तीसरा उठाएगा 84.0, चौथा उठाएगा ए और पांचवा उठाएगा बी। ठीक है, वैल्यू आ गई उनके अकॉर्डिंगली। अब जब आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसटी कहोगे तो एसटी में ये जो क्वेरी भेजी है, जो वैल्यूज भेजी है, ये आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। और उन चेंजेस को सेव करने के लिए फिर आप क्या लिखोगे, माइकॉन डॉट कमिट। ठीक है, आपने जो भी कनेक्शन का नाम डॉट कमिट। सेम इन द वे अपडेट फंक्शन, आपने कहा अब st is equal to update student set marks is equal to curly braces where marks is equal to curly braces dot format 70,76.8। तो ये क्या स्टेटमेंट बनी, ये स्टेटमेंट बन गई तुम्हारी अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 77 वेयर मार्क्स इज इक्वल टू 76.8। कर्ली ब्रेसेस में कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी थी तो पहला कर्ली ब्रेस पहली वैल्यू लेगा, दूसरा कर्ली ब्रेस दूसरी वैल्यू। यानी आपकी टेबल में
जहां पर भी मार्क्स की वैल्यू 76.8 है वहां पर क्या हो जाए 77। तो जब आप कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये काम हो जाएगा, और उन चेंजेस को सेव करने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, mycon डॉट कमिट। ठीक है, ठीक है। आप लोग बार इस चैप्टर को थोड़ा से रीड करना, और इसके जो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम स्टार्टिंग के 10 मिनट में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कल पाइथन में मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? मैम एक डाउट है। बोल बेटी। मैम जैसे हमने फर्स्ट फेच वन लिया तो उसने पहली वैल्यू फेच की, हमने दोबारा फेच वन लिया तो उसने सेकंड की। अगर हम एक बार फेच वन करके फिर फेच ऑल करेंगे तो वो जो रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग जहां पर कर्सर है वहां से लेकर आगे तक के रिकॉर्ड। ओके मैम। समझ गई? यस मैम। चलो फिर, गुड फॉर नाउ।